नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि वो डायबिटीज़ से ग्रसित होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर कहा जाता है। अब साइलेंट किलर जब हमने कह दिया तो इसमें ये डायबिटीज़ जो है अपने साथ साथ उसकी उंगली थामे 2-4 और बीमारियां अंदर प्रवेश कर जाती है और भी इंसान के बॉडी को ख़राब कर देती है। तो डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ से क्या उसके फ़ायदे नुकसान हैं, ये सारी बातें करेंगे। इसके लिए हमको आज मिले हैं डॉक्टर विकास गुप्ता, जो ऑरिस हॉस्पिटल के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं और पिछले 20 साल से ये अनुभव है इनका इस फील्ड में। इनसे हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के उपचार क्या है, प्रिवेंशन रोकथाम कैसे की जा सकती है और क्या क्या करना होगा इसके लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, जनरल फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ ऑरियस हॉस्पिटल में। आई थैंक यू फॉर दिस गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स एन ऑनर फॉर अस सर। जब हमने छेड़ दिया टॉपिक इंट्रोडक्शन में कि डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ कैसे प्रवेश कर जाता है हमारे शरीर में, तो इसी ये सब जानने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ डायबिटीज़, और उसके साथ साथ एक टर्म आता है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, वो है प्री डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज या जिसको हम सादी बोलचाल की भाषा में मधुमेह बोलते हैं, हाँ, बेसिकली हमारे शरीर में अग्न्याशय या पैंक्रियास नाम का एक ऑर्गन होता है जिसका काम होता है डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस को बनाना। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस होता है, इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन नाम का हार्मोन या केमिकल जो हमारे शरीर में बनता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शुगर की या ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। शरीर हमारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। उन कोशिकाओं को अपना दिन प्रतिदिन का काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल या ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कोशिकाओं को काम करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। हम जो खाना खाते हैं मुख्य तौर पे उसमें 3 प्रकार के अवयव होते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट। इसमें से जो ग्लूकोज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये शरीर के मुख्यतः सभी प्रकार के सेल्स में ग्लूकोज नाम के ईंधन की आवश्यकता पड़ती है उसका काम संपादित करने के लिए। तो इंसुलिन जो हार्मोन है जो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, वो ग्लूकोज को सेल में एंट्री करने के लिए हेल्प करता है। सो जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर को इंसुलिन अटैच होके ग्लूकोज की एंट्री करने में हेल्प करता है। किसी भी कारण से अगर इंसुलिन शरीर में नहीं बन रहा है या फिर जहां पे वो इंसुलिन काम करता है, जिस सेल के गेट पे वो काम करता है, उस गेट पे किसी तरीके से रेजिस्टेंस आ जाए, इंसुलिन काम ना कर पाए और जिसके कारण हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, तो इस परिस्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं या मधुमेह कहते हैं। मधुमेह एक महामारी का रूप ले रही है हमारे देश में। जैसा अभी हमने रिसेंटली कोविड नाम की एक महामारी का सामना किया, बहुत अच्छे तरीके से सामना किया, पर चूंकि उसके एंड रिजल्ट्स थे वो काफी जल्दी हो रहे थे, उसके कारण जो मॉर्टिलिटी हो रही थी, उसके कारण जो तबीयत खराब हो रही थी, बहुत फटाफट हो रही थी। इसलिए वो हमको देखने में आया और समझ में आया, उसको हमने खतरनाक आइडेंटिफाई किया। उसी तरीके से डायबिटीज की ये स्थिति है हमारे देश में कि ये एक हम अगले आने वाले कुछ दशकों में इसके वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। इस समय हिंदुस्तान में, भारत में कम से कम हर 6 में से 1 आदमी को डायबिटीज नाम की बीमारी हो रही है। क्या कारण क्या हो सकता है सर? इस अंदाज में जो स्पीड से आपने बताया कि फैल रही है और वर्ल्ड कैपिटल बनने जा रहे हैं हम लोग। डायबिटीज, देखिए पहले मैं चाहूंगा कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। डायबिटीज मुख्य तौर पे 3 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज जो किशोर अवस्था में होती है, कम उम्र के लोगों में होती है, 20 साल के पहले की उम्र में होती है। इसमें किसी कारण से, किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण या किसी अन्य कारण से इंसुलिन बनना ही हमारे शरीर में, पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन का संपादन करना ही बंद कर देते हैं। उसको आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो उस समय हमें उसके इलाज में इंसुलिन बाहर से सप्लीमेंट करना होगा जी। ठीक है। दूसरे प्रकार का डायबिटीज होता है टाइप 2 डायबिटीज, जो कि थोड़ा सा आगे आने वाली उम्र में एज बढ़ने के साथ में होता है।
लगभग इन बिटवीन 20 to 50 ईयर्स की एज के बीच में होता है। इसका मुख्य कारण होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कि सेल में इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो ग्लूकोज को एंट्री कराने के लिए हेल्प करता है। तो किसी कारणवश, बहुत ज्यादा अधिक मोटापे के कारण, हमारी खराब लाइफस्टाइल, हमारा खराब रहन सहन का तरीका, एक्सेसिव वेट गेन, इन सब कारणों से इंसुलिन बराबर से उस गेट पे काम नहीं कर पाता है और इस परिस्थिति को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मुख्य तौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण टाइप 2 डायबिटीज होता है। तीसरे प्रकार का डायबिटीज होता है जो गर्भावस्था के दौरान हो जाता है, इसको मेडिकल भाषा में हम जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं। किसी कारणवश, कुछ आनुवांशिक कारणों से या किसी कारणवश बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ना और अगेन सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण ये ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, तो इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। इस प्रकार से 3 तरीके के डायबिटीज होते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, डायबिटीज अभी इतना क्यों बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण है हम जैसे दिन प्रतिदिन हमारे जीवन यापन करने की सहूलियतें बढ़ती जा रही हैं। अभी मोटरसाइकिल, बाइक, 2 व्हीलर या कार एक नेसेसिटी है हमारे लाइफ की, बट हम उस नेसेसिटी के समय को पकड़ने के लिए, अपने काम को जल्दी करने के लिए हम फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सरसाइज, इन सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पहले के लोग साइकिल से जाते थे, कहीं पे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना है तो पैदल भी जाते थे या साइकिल से जाते थे, उस समय से पहले निकलते थे। अभी हमको ऐसा लगता है कि हम समय बचाने के लिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इस्तेमाल करें और अपने काम पे फटाफट पहुंचे, लेकिन तो लाइफ वेस्ट हो रहा है। हाँ, बट इसके कारण इसका ये दुष्परिणाम हो रहा है कि जो हमारा फिजिकल एक्सर्शन होता था दिन प्रतिदिन काम करने में, इवन घर का काम करने में, अभी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, हर काम करने के लिए असिस्टेंट्स है, रोबोटिक क्लीनर्स आ गए हैं आजकल, झाड़ू पोछा करने की भी जरूरत नहीं। तो जो भी हमारा फिजिकल एक्सर्शन होता था वो अभी नहीं हो पाता है। तो मुख्य कारण है हमारे रहन सहन के तरीके में बदलाव। इसके अलावा हमारे खाने पीने में जो बदलाव आ रहे हैं, पहले जैसा हम हमारे खान पान में मुख्य तौर पे हरी सब्जियां, खड़े अनाज, ये सब रहते थे, बट अभी उसकी जगह ले ली है पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड ने ले लिए, जंक फूड ने ले लिए। अभी हम फटाक से ब्रेड खा के या कुछ पिज्जा या बर्गर जो भी रेडीली अवेलेबल है उसको फटाफट खा के अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट हम उसके एवज में हमारा क्या नुकसान हो रहा है हम ये देखते नहीं। तो मुख्य तौर पे यही कारण है कि डायबिटीज का जो हमारे देश में बढ़ोतरी हो रही है डायबिटीज के पेशेंट्स में, यही मुख्य कारण है। जी सर, डायबिटीज के साथ एक टर्म एसोसिएटेड है, जैसे मैंने कहा प्री डायबिटीज, ये क्या होता है? प्री डायबिटीज एक डायबिटीज स्टैब्लिश होने की पहले की एक अवस्था है जिसमें हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपने खान पान में बदलाव करें, तो हम डायबिटीज से बच सकते हैं। डायबिटीज बीमारी होने के पहले की अवस्था है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। एक वार्निंग टाइप है जी, एक ये वार्निंग टाइप है जी। तो कैसे पहचान में आता है? सिम्टम्स कुछ नजर आते हैं इसके? डायबिटीज के मुख्य तौर पे सिम्टम्स हैं, जैसे आजकल हम काम धाम में बिजी रहते हैं, सभी लोग अपने उसमें बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा प्यास का लगना, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत बार बार पेशाब के लिए जाना, खासकर कि रात के समय बार बार पेशाब के लिए जाना, अत्यधिक अचानक से हमारा अत्यधिक वेट गेन होना, या फिर हाथ पैर में घाव जो पहले बचपन में भर जाया करते थे समय के साथ में, बट वो लंबे समय तक घावों का ना भरना, हाथ पैर के घाव का ना भरना। इसके अलावा फंगल, फ्रीक्वेंट स्किन में फंगल इन्फेक्शन का होना, ये सब हमें इंगित करते हैं कि डायबिटीज़ होने की संभावना है। जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं सर, एक फैक्टर आता है शुगर। तो ब्लड शुगर के अंदर ये जो डायबिटीज़ के कारण एक्सेस अमाउंट पाया जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? आपने जो बताया कि रिसेप्टर रिसीव नहीं हो रहा है। हाँ, उसका मुख्य कारण जैसा मैंने बताया कि इंसुलिन को जहाँ पे जिन रिसेप्टर्स में काम करना होता है, वो रिसेप्टर्स हमारे वजन बढ़ने के कारण या कुछ फीमेल्स में पीसीओडी नाम की बीमारी होती है, उसके कारण वो इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस हो जाते हैं, वहाँ पे इंसुलिन बराबर से जैसा काम करना चाहिए काम नहीं कर पाता है। तो इस अवस्था में अगर शुगर इनटेक हो तो कुछ हानि है या फिर इट हैज नथिंग टू डू विद डायबिटीज? नहीं, डेफिनेटली शुगर, देखिए शुगर तो एक चीज हो गई, हम ऐसा सोचते हैं कि शुगर बंद कर दिया, या आजकल मार्केट में शुगर फ्री या फिर लो शुगर
बिस्किट्स या ऐसे फूड आइटम्स मिलने लगे हैं, बट हमको ये देखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे खाने पे मुख्य तौर पे 3 प्रकार के अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो हमको ये देखना है कि हम लो शुगर करके या शुगर फ्री करके उसकी जगह में ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है या जिनमें शक्कर बनाने की क्षमता ज्यादा है, उनको तो कंज्यूम नहीं कर रहे। हमको ऐसा लगता है कि ये शुगर बिस्किट्स हैं, शुगर फ्री हैं या लो शुगर हैं, बट वो मोस्टली फ्लोर के बने होते हैं, आटे के बने होते हैं। आटे का दूसरे अनाजों के कंपैरिजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो भले ही वो शुगर फ्री हैं या लो शुगर हैं, बट जो आटा या व्हीट फ्लोर है या जो मैदा है उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होने के कारण उसकी शुगर यील्ड करने की क्षमता ज्यादा होती है। जी, इसके लिए एक टेस्ट है सर, HbA1c। तो HbA1c होता क्या और क्यों यूजफुल है ब्लड शुगर के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। HbA1c को हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसको सादी भाषा में मैं समझाना चाहूंगा, अगर हम किसी ग्लास में 1 गिलास पानी में शक्कर घोल के रख देंगे तो 2-3 महीने बाद क्या होगा, पानी तो सूख जाएगा बट शक्कर आगे पीछे चिपक जाती है, ग्लास में चिपकी रहेगी, शुगर खत्म नहीं होती। उसी प्रकार से हाई ब्लड शुगर होने के कारण जब हमारा हीमोग्लोबिन नाम का एक केमिकल होता है हमारे ब्लड में, जिसका काम होता है शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन को पहुंचाना, तो जब ये हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हाई शुगर्स के संसर्ग में रहता है तो वो हीमोग्लोबिन भी कोटेड हो जाता है शुगर से। तो उसको हम टर्म बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब शुगर चढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन का लाइफ रहता है वो लगभग 90 डेज का रहता है। तो हमको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c पिछले 3 महीने के शुगर के लेवल के बारे में आइडिया देता है। एक जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट मील ब्लड शुगर, ये डिपेंड करता है कि हमने उसके पहले क्या खाना खाया था। हो सकता है मैं पिछले कई दिनों से स्ट्रेस में हूं, मेरा खाना पीना बराबर से नहीं हो पा रहा है और उसके कारण मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर, ऐसा हो सकता है, संभव है कि नॉर्मल आए। भले ही पेशेंट को डायबिटीज है बट उसका ओरल इंटेक या उसका फूड इंटेक कम है पिछले कई दिनों से और उसके कारण उसका ब्लड शुगर लो आता है। तो आइसोलेटेड जो ब्लड शुगर के रिपोर्ट्स होते हैं वो हमको डायबिटीज है कि नहीं ये पता करने में हेल्प नहीं करते। तो हमको सहारा लेना होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन उन्हीं पेशेंट्स में उपयोग किया जा सकता है, ये बात समझने वाली है, जिनका हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल है। ऐसे पेशेंट्स जिनको हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल नहीं है, जैसे हम जिस बेल्ट में रहते हैं, विदर्भ बेल्ट में, यहाँ पे सिकल सेल या दूसरे खून की कमी की समस्याएं काफी ज्यादा कॉमन होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हमको ग्लाइकोसिलेटेड एल्बुमिन देखना पड़ता है, जिससे हमको डायबिटीज है कि नहीं पेशेंट को उसके बारे में आइडिया लगता है। जिन पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल है, जैसे मेल्स के लिए हम बोलते हैं कि इट शुड बी अबव 10 ग्राम परसेंट। सो if hemoglobin level is above 10 gram percent, in those patients we can use glycosylated hemoglobin as a marker for diabetes। जी सर, इसके लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स क्या है? जैसे जनरली चेक करते हैं फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, पोस्ट मील कितनी होनी चाहिए और कहाँ वेरिएशन हो सकता है एज के साथ वगैरह? नॉर्मल फास्टिंग शुगर इज अराउंड 100 के आसपास या 100 के नीचे नॉर्मल शुगर रहता है, फास्टिंग ब्लड शुगर रहता है। पोस्ट मील ब्लड शुगर इज अराउंड 140 के आसपास नॉर्मल रहता है। मोर देन 140 इज एबनॉर्मल। वैसे ही रैंडम ब्लड शुगर इफ इट इज मोर देन 200 देन इट इज कंसीडर्ड टू बी एबनॉर्मल। वैसे ही ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का है नॉर्मल वैल्यू। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का लैब टू लैब या किस प्रकार से हम कर रहे हैं उससे वेरी करता है, पर नॉर्मल हम मोटे तौर पे उसको 5.7, अगर किसी पेशेंट का 5.7 ग्राम परसेंट है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन तो इसको हम नॉर्मल पकड़ते हैं। 5.7 से 6.2 तक हम उसको, या 6.3 तक उसको हम प्री डायबिटिक स्टेट में रखते हैं। अच्छा। एंड अब इफ इट इज अबव 6.5 तो हम उसको डायबिटीज को उसको कंफर्मेटरी टेस्ट मानते हैं, जिन पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन टोटल हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। पेशेंट्स में हम एज का कोई रिलेशन आता है इसमें? मतलब आपने कहा एक अपर लिमिट 140 है पोस्ट मील, तो अगर एज के हिसाब से कम वेरिएशन हो सकता है? नहीं, एज का शुगर की उसमें कुछ ऐसा बिकॉज एज यू एज तो आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्टार्ट होने लगता है। हाँ, नहीं वैसा नहीं है। अभी तो देखेंगे जब से गैजेट्स आ रहे हैं, खासकर हमने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में देखा कि अभी हर बच्चा प्लेग्राउंड में कम और घर पे मोबाइल पे ज्यादा
मोबाइल या टेलीविजन सेट्स जी। पे ज्यादा बिजी रहते हैं। सो अभी एज इज नथिंग टू डू। हाँ, एज इज नथिंग टू डू विद डायबिटीज नाउ। जब आज से लगभग 30 साल पहले हम पढ़ते थे तो हम ऐसा पढ़ते थे, जो भी हमारे टेक्स्ट में हम पढ़ते थे कि डायबिटीज इज एनीथिंग बियॉन्ड 50 और 60 इयर्स। हाँ, यस, आजकल ऐसे ऑनसेट नहीं है। डायबिटीज का बियॉन्ड 50 इयर्स हम ऐसा लिटरेचर में अपने बुक्स में पढ़ते थे। अब नहीं बट है। नाउ वी आर सीइंग कि जो मैंने आपको बताया टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, वो अभी हमको 25 इयर्स 20 इयर्स बिकॉज ऑफ हमारा खराब Lifestyle. लाइफस्टाइल, हमारा गड़बड़ खान पान और इसके अलावा स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा होना। क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं सर? क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया इंट्रोडक्शन में कि ये डायबिटीज की उंगली थामे ये बाकी बीमारियां भी आ जाती हैं। डायबिटीज इज लाइक अ एंट्री पॉइंट फॉर अन्य बीमारियों के लिए एंट्री पॉइंट के जैसा काम करता है। इसके कारण हमको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, ब्रेन से रिलेटेड इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है शॉर्ट टर्म में अगर अपन बात करें। लॉन्ग टर्म में जो डायबिटीज के कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज कैन लीड टू हार्ट अटैक, अच्छा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक जिसको हम सादी भाषा में लकवा बोलते हैं। इसके अलावा किडनी फेलियर होने की समस्या रहती है, आंखों की रोशनी का जाने की समस्या रहती है। अगर रेटिनल आर्टरी में ब्लीड हो जाए, रेटिनल डैमेज होने के कारण आंखों हमारे विजन का धुंधला होना, ये समस्या हो सकती है। फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं। पैर में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, पैर के जख्मों को ना भरना, उसके कारण पैर काटने की नौबत आना, जिसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं, वैसी नौबत आ सकती है। जी। आपने बात की इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, आपने बात की कि इसका क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज की बात करें तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है एंड श्योरली जो हील करता है? अभी 2022 में डेफिनेटली वी आर इन मच बेटर स्टेज और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दशक में इसमें बहुत ज्यादा आविष्कार होने की संभावना है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में। फिलहाल डिपेंड करता है कि डायबिटीज कौन से प्रकार का है। जैसे मैंने बताया, डायबिटीज अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो उसमें इंसुलिन सप्लीमेंट्स के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसको लेना चाहिए, इंसुलिन सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरा इस समय कोई दूसरा उपचार नहीं है। वैसे ही टाइप 2 डायबिटीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में और बाकी कौन से ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है या किस स्टेज में है, हम किस स्टेज में डायबिटीज को डिटेक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। अगर जैसे सपोज मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिटिकल केयर में है, अगर मेरे को पेशेंट आईसीयू में किसी संक्रामक इन्फेक्शन से मिल रहा है, तो उस समय मेरे को क्रिटिकल स्टेज में इंसुलिन स्टार्ट करना होगा डायरेक्टली, बिकॉज उसके पेशेंट के वाइटल्स वगैरह ठीक नहीं रहते हैं, तबीयत ज्यादा क्रिटिकल होती है, तो मेरे को स्ट्रेट अवे इंसुलिन से स्टार्ट करना होगा। अगर पेशेंट ओपीडी में आता है एक रूटीन कुछ समस्याओं को लेके और उसको डायबिटीज होता है, तो हम आजकल काफी अच्छा उपचार संभव हो गया है विद मिनिमल साइड इफेक्ट्स के साथ में। हम न्यूअर मेडिकेशंस काफी ज्यादा आ गए हैं, उनके साथ में हम ओरल मेडिकेशंस के माध्यम से भी डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। जी, मतलब इम्पोर्टेंट ये है सर कि जब आप ट्रीटमेंट करते हैं कि जो रिसेप्टर्स की बात की आपने, दैट शुड गेट एक्टिवेटेड सो दैट इट कैन अलाउ द ग्लूकोज टू एंटर इनसाइड। जी जी, तो उसके लिए कुछ रिसर्च वगैरह थोड़ा सा? हाँ, उसके लिए भी रिसर्च चालू है। भी इंसुलिन, खासकर इंसुलिन में काफी काम हो रहा है। जब इंसुलिन स्टार्ट हुआ था तो हम बोवाइन इंसुलिन, इसका मतलब जो गाय और सुअर के, उससे पोर्सिन इंसुलिन एंड बोवाइन इंसुलिन का उपयोग करना पड़ता था। अभी ह्यूमन जैसा इंसान के शरीर में इंसुलिन बनता है वैसा ही इंसुलिन रिसर्च होके आने लगा है। अभी आगे आने वाले कुछ समय में नेजल स्प्रे आ जाएंगे इंसुलिन के, जिससे कि हमको ग्लूकोज कंट्रोल करने में काफी सहायता मिलेगी। इंसुलिन पंप्स आ चुके हैं जिसके लिए हमको बार बार प्रिक नहीं करना पड़ता है, शुगर टेस्ट नहीं करनी पड़ती है, शुगर का डोज डिसाइड नहीं करना पड़ता है। वो कंप्यूटराइज्ड चिप रहता है, मशीन रहती है, पंप्स रहते हैं जो ऑटोमेटिकली शुगर को चेक करके उसके हिसाब से इंसुलिन अपने आप डिलीवर करते रहते हैं। जी, लाइफ लॉन्ग कुछ लोग इंजेक्शंस लेते हैं, इंसुलिन इंजेक्शंस घर में सीख लेते हैं और घर में करना शुरू करते हैं। हाउ सेफ और डेंजरस है? इट इज वेरी सेफ। हाँ, ये इस समय मैं पहले बताना चाहूंगा कि डायबिटीज के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं, डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर एक लंबे समय में हमारे शरीर को धीरे धीरे
नुकसान पहुंचाता है। पर इसका उल्टा जो लो ब्लड शुगर है, ट्रीटमेंट के दौरान लो ब्लड शुगर है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। लो ब्लड शुगर कैन बी फैटल, उसके कारण तुरंत विद इन फ्यू मिनट्स जान का खतरा हो सकता है। उसीलिए जो भी पेशेंट्स दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन या फिर डायबिटीज से रिलेटेड मेडिकेशंस ले रहे हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कुछ लक्षणों पे, जैसे अत्यधिक पसीना आना, अचानक से बहुत ज्यादा, अभी मैं बैठा हुआ था, नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज फाइन, बट सडनली डिस्कम्फर्ट फील करना, सडनली बहुत ज्यादा लो फील करना, सडनली सुसाइडल टेंडेंसी का आना, रात को गंदे सपने आना, ये सब शुगर कम होने के लक्षण हैं। शुगर कम होने से विद इन 2 मिनट्स ब्रेन में परमानेंट डैमेज होने की संभावना, लकवा या कॉमा होने की संभावना होती है। तो हमको हर स्थिति में शुगर कम होने से बचना है। शुगर कम होने के लिए अपन वो उतना ज्यादा तुरंत में अलार्मिंग नहीं होता जितना कि हाइपोग्लाइसीमिया अलार्मिंग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग विद इन मिनट्स। उसलिए मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि जो भी मैंने लक्षण बताए, इसमें से कुछ लक्षण आता है, ऐसा कुछ आने पे शुगर लो हो, शुगर ज्यादा होगी, इसकी चिंता ना करके तुरंत कुछ मीठा खाना, हमेशा अपने साथ में कुछ टॉफीज जो आती थी तो पहले वो टॉफीज कैरी करना, और हमेशा तुरंत टॉफी बैठ के स्टेबल होके तुरंत टॉफी खाना। सर, इंग्लिश में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं डायबिटीज? प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लिए हमारा फिजिकल एक्सरसाइज, हमारे खान पान में ध्यान रखना, हम जो भी खा रहे हैं टेस्ट को छोड़ के कॉन्शियसली खाना, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है उसको समझ के खाना, चीजों को एंजॉय करना बट एक लिमिट में। देयर शुड बी लिमिट। लिमिट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड अंडर लिमिट, बट देयर शुड बी सम लिमिटेशन। सो वन कैन हैव एनीथिंग, आदमी पूरा एंजॉय करने का पूरा हक है, बट एक लिमिटेशन में। अगर हम रेगुलर शेड्यूल करें अपना, वैसे ही दूसरा अभी जैसा हम आजकल मीडिया में देख रहे हैं, खासकर फिल्म स्टार्स के बारे में आ रहा है कि जिम में कैजुअलिटी हो गई, सडनली पेशेंट मतलब कोलैप्स हो गए, सडनली एक्सपायर हो गए जिम में एक्सरसाइज करते हुए। तो वैसे ही जैसा मैं जोर दे रहा हूँ फिजिकल एक्सरसाइज पे, एक्सर्शन पे, काम करने में, एक्सरसाइज करने में मैं जोर दे रहा हूं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पहले अगर हम बियॉन्ड 40 अगर हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जिम ज्वाइन करते हैं, डॉक्टर ने समझाया कि आपको एक्सरसाइज करना है, हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि हमेशा उनको एक पूरा थॉरो मेडिकल चेकअप दैट इंक्लूड्स कार्डियक चेकअप ऑल्सो, एक बेसिक कार्डियक चेकअप करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ईसीजी, 2D इको एंड ट्रेडमिल टेस्ट। फिर उसके बाद में ही डॉक्टर सजेस्ट विग्रस एक्सरसाइज या विग्रस जिमिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। हमने देखा राजू श्रीवास्तव या फिर के ऐसे जो आर्टिस्ट है, ये लोग भी इसी कारण गए, इसी कारण से गए एक्सरसाइज करते हुए। जी, आपने कहा ब्लड शुगर एक्सेस होता है दैट इज डेंजरस, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से कोई डाइट पैटर्न है सर जिससे ब्लड शुगर वाले अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, अगर हम अपने डाइट में, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि हम खाने में जो भी खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुगर्स कम हो जाना, शुगर कम खाने से सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं। इसके अलावा जो हम खा रहे हैं वो हम उसमें क्या, फूड में क्या इंटेक ले रहे हैं। मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि अगर हम अपने मील्स को या अपने लंच या डिनर के प्लेट को अगर 100 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, तो यूजुअली आई सजेस्ट कि 40% of that meal should be a green leafy vegetable or whatever available seasonal vegetable is there with and cooked in minimum oil. कम से कम तेल में पकाई हुई, लगभग 40% के आसपास हरी सब्जियां होनी चाहिए, 30% के आसपास दाल होनी चाहिए। दाल सर रिच इन प्रोटीन में ज्यादा रिच होती हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होता है। तो इट शुड कंप्राइज अराउंड रफली, दिस इज नॉट साइंटिफिक, समथिंग वेरी साइंटिफिक, बट ऐसा कर सकते हैं अपन। 30% शुड बी दाल एंड 20% शुड बी रोटी एंड 10% शुड बी राइस। अच्छा, तो रोटी में भी अगर हम व्हीट फ्लोर को थोड़ा सा अवॉइड करें, व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगेन ज्यादा होता है, तो उसकी जगह पे हम जवारी या बाजरे की रोटी का इस्तेमाल करें, उसका कंपैरेटिवली मिलेट्स के कंबाइंड है। यस जी। लो कार्ब डाइट कैसे रहेगा? लो कार्ब, डेफिनेटली लो कार्ब डाइट इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। जी।
ये डाइट पैटर्न की बात की, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं सर इसमें डायबिटीज़ में? डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में मैंने बताया हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, स्ट्रोक होने की संभावना रहती है लंबे समय में, किडनी फेलियर, रेटिनल हीमरेज, आँखों की रोशनी का धुंधला होना, पैर के घावों का ना भरना, पैर में तंत्रिकाएं जो रहती हैं उसमें लगातार झुंझुनी या चींटी काटने की समस्या का बनना, ये सब लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ के कारण समस्याएं आती हैं। शॉर्ट टर्म में शुगर ज़्यादा होने के कारण कोमा, जिसको हम मेडिकल भाषा में कीटोटिक कोमा या नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा बोलते हैं, कोमा होने की संभावना रहती है जी। इनको हम अपने जीवन में बदलाव करके, नियमित रेगुलर हेल्थ चेकअप करके, इसके अलावा रेगुलर मेडिकेशंस लेके इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं, कंट्रोल, या इनको हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बियॉन्ड पुश कर सकते हैं। राइट। सर, आपने अपने टॉक शो के दौरान बताया कि प्रेगनेंसी की बात की थी आपने, तो प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ का क्या संबंध होता है? इज इट अ टेम्पररी फेज और बाद में फिर नॉर्मल हो जाती है? प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली एक टेम्पररी डायबिटीज़ होता है जो कि डिलीवरी के बाद में यूजुअली नॉर्मल हो जाता है। बट समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट्स रहते हैं, इनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, या कुछ लोगों में कंटिन्यूस भी रह जाता है, बट मैक्सिमम केसेस वो रिवर्ट हो जाता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो रिवर्स हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जैसे पॉलीफ्लेजिया, मतलब एक्सेसिव भूख लगना, हंगर, हाउ डेंजरस इज इट इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज? पॉलीफेजिया अगेन इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द वार्निंग साइन कि डायबिटीज होने की संभावना है। भूख ज्यादा लगती है ऐसा कुछ? जी, इसको पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया का मतलब बहुत ज्यादा भूख लगना, पॉलीयूरिया का मतलब बहुत ज्यादा पेशाब होना, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, ये हमको डायबिटीज की तरफ इशारा करते हैं। कुछ मिथ्स जुड़े हैं सर इंसुलिन को लेकर, कैन यू क्लियर दोस मिथ्स? हाँ, इंसुलिन को लेके काफी सारे मिथ्स हैं। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमको अपनी बीमारी को समझना है। ठीक है, हमारे शरीर में कुछ समस्या आ गई है हमारे खराब लाइफस्टाइल के कारण या हमारे खराब खान पान के कारण कुछ समस्या आ गई, उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हमको उस बीमारी को समझना है कि वो बीमारी क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि कुछ मेडिकेशंस लेना है या इंसुलिन लेना है, तो इफ इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम नमक बचपन से खा रहे हैं, हम कभी सोचते नहीं कि मैं नमक खाना बंद कर देता हूं, हम नमक खा रहे हैं। मतलब जेनेटिकली यू आर यूज्ड टू इट? नॉट जेनेटिकली, बट हमारी बचपन से वैसी आदत है नमक खाने की, सो हम बिना नमक का खाना नहीं खा सकते। करेक्ट। वैसे ही एक सादे भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे ही अगर किसी कारण से शरीर को कुछ दवाइयों की या इंसुलिन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है तो उसको लेना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, मुख्य तौर पे टाइप 1 डायबिटीज में तो शुरुआत से इंसुलिन लगता है, उसके सिवा कोई इस समय कुछ दूसरा इलाज का ऑप्शन नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में किसी कारण से जो रेजिस्टेंस आ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, या किसी कारण से इंसुलिन बनना पैंक्रियास में, बीटा सेल्स में पैंक्रियास में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, जो भी टैबलेट्स यूज करते हैं, वो शुरुआत में शरीर के इंसुलिन को और ज्यादा एक्सक्रीट करवाते हैं, प्रेशर डाल के पैंक्रियास पे और ज्यादा एक्सक्रीट करवाते हैं। तो एक लंबे समय में ट्रीटमेंट के बाद में, डायबिटीज का लगभग अगले 15-20 साल इलाज करने के बाद में, जो इंसुलिन रिजर्व रहता है वो पूरा फ्लश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो उस दौरान दवाइयां सडनली काम करना बंद कर देती हैं। जो मेडिसिन हम ले रहे थे, जो ओरल मेडिकेशंस ले रहे थे, वो दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं और हमको फिर इंसुलिन में शिफ्ट करने की डॉक्टर सलाह देता है। मेरा ये सजेशन रहता है यूजुअली पेशेंट्स को कि ये एंड पॉइंट आने के पहले इंसुलिन रिजर्व को बचा के रखने के लिए सतर्क कुछ हद तक हम जो सेफेस्ट, आजकल बहुत सेफ इंसुलिन आ गए हैं, ऐसे इंसुलिन जिनके कारण हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर कम होने की संभावना कम रहती है, ऐसे इंसुलिन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि बिफोर ये दवाइयां जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं ये काम करना बंद करें, उसके पहले ही हमको इंसुलिन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देना चाहिए। करेक्ट। जिससे हमारे शरीर के
जो इंसुलिन रिजर्व है वो बचे रहें। स्टिच इन टाइम जी सेव्स 9। जी, आपका टॉक शो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज था सर, लेकिन फिर भी अगर पब्लिक को आप कुछ खास मैसेज देना चाहोगे तो क्या रहेगा? मैसेज ऑन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे टू सोसाइटीज़ कि हमको डायबिटीज़ को पहचानना, उससे जान पहचान बनाना, अपनी बीमारी को समझना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने खान पान में बदलाव करना, कॉन्शियसली जो भी खा रहे हैं हम उसको कॉन्शियसली खाना कि इसका यील्ड क्या रहेगा, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप में इंडल्ज होना। जैसे कि बाहर के देशों में विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियां मैंडेटरी हेल्थ चेकअप्स करवाती हैं फॉर एवरी एज ग्रुप, वैसे ही हमको देश में, हमारे तरफ से देश में इस समय तो कुछ ऐसा मैंडेटरी हेल्थ चेकअप्स नहीं रहता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि हर आदमी को आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स हमको मैंडेटरी वंस इन अ वाइल, वंस अपने बर्थडे के दिन अपने शरीर को ये गिफ्ट देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ चेकअप। जैसे ही हम मार्केट में जाते हैं, एक मोबाइल खरीदना है या कुछ कपड़े लेना है, हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे डाल के अच्छे से अच्छा सामान लेने की कोशिश करते हैं, बट जिस चीज़ के लिए हमको अपने शरीर के लिए उस चीज़ को उपयोग करना है, हम उसका ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो मेरा समस्त जनता से अनुरोध रहेगा कि अपने शरीर का ध्यान रखें, अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।